हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज भी हमें बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा, क्योंकि सईद नकवी साहब की खिदमत में है और उनका हम बहुत ही इसलिए भी उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमें हर हफ्ते हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं और हमारे जो दर्शक हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के, वो भी काफी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, इसलिए हम नकवी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वक्त दे दें। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज जो दो इश्यूज हैं उन पर मैं बात करूंगा, और दो इश्यूज दोनों ऐसे हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल के लिए कहीं ना कहीं कुछ जिसे कहते हैं कमजोरी की तरफ रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन जंग के जो 6 महीने पूरे हुए हैं, उसके साथ साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक कोर के लोग हैं उनको जो कुछ बताया है वो बहुत ही अहम है। दुनिया की तब्दीली की तरफ इशारा है। वो ये अब कह रहे हैं, जो ये खबर बाहर आनी नहीं थी, ये लीक हुई है, इसलिए बहुत ही अहम है। उसकी तफसील मैं नहीं बताऊंगा, नकवी साहब बताएंगे। इसके अलावा साथ साथ ईरान न्यूक्लियर डील के होने के भी नजदीक होने के इम्कान है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो ईयू के ड्राफ्ट पर कमेंट्स आए, उस पर अमेरिका ने भी जवाब दे दिया है। और उस जवाब को मुस्बत कहा जा रहा है, पॉजिटिव कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जो बाइडन चाहते हैं कि यह डील हो और ईरान को न्यूक्लियर हथियार वो न्यूक्लियर हथियार ना बना सके, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर ईरान की तरफ ईरान के खिलाफ पाबंदियां खत्म हुई इस डील के नतीजे में, तो $100 अरब सालाना उसे मिलेगा। और इसराइल के मुताबिक वो मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने में मदद यानी वो इस्तेमाल करेगा। और उसने ये भी कहा है कि अमेरिका के लिए भी खतरा है और इसराइल के लिए भी खतरा है। तो ये दोनों ऐसे वाकयात हैं जो अब तक सईद नकवी साहब कई बार कह चुके हैं कि दुनिया बदल रही है, वेस्ट की तरफ से ताकत का जो मरकज है अब ईस्ट की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। नकवी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया। आप ये बताइए कि इमैनुअल मैक्रों का जो बयान है वो क्या है और उसके क्या मानी है। आप इतने लंबे अरसे से इंटरनेशनल सियासत को देखते समझते आ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले थोड़ी सी तफसील बता दीजिए, उन्होंने क्या कहा और उसको आप किस तरह से देख। आपके व्यूअर्स से इस मामले में गुफ्तगू कई दफे हो चुकी है कि ये यूक्रेन जंग का दरअसल मकसद क्या है। यूक्रेन जंग यूक्रेन के बारे में सबसे कम है। ये यूक्रेन एक इलाका है, एक मुल्क है जिसको कि वेस्ट अमेरिकन ने सेलेक्ट किया है कि वहां से वो प्रेशर डालें रशियंस के ऊपर और रशियंस के साथ वो करें जो कि अमेरिकियों के साथ अफगानिस्तान में हुआ। वो हो नहीं रहा है। अब इसमें यह है कि दोनों में से कोई हार भी नहीं सकता। जो जीता वो सिकंदर, यानी यानी सिर्फ जीत और हार का पैमाना क्या है। अगर जीत और हार का पैमाना ये है कि जो न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में है, रशियंस जहां पे कंट्रोल किए हुए हैं, अब वेस्ट की तरफ से जोर ये है कि वो रशियंस वहां से हट जाएं और वहां यूएन का एक फोर्स आ जाए। चलिए, अगर यही है तो चलिए, हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन ये नहीं है। बुनियादी चीज ये नहीं है। बुनियादी चीज ये है कि जो वेस्ट समझ रहा था कि देश तो नाबूद हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसकी पुतिन की अभी भी रेटिंग्स 90% के करीब हैं। बाइडेन साहब हजार मुश्किलों में घिरे हुए हैं। इस बीच प्रेसिडेंट मैक्रोन बार बार ये कहते रहे हैं कि देखो, जंग से हल नहीं होगा।
यूरोप रूस के बगैर नहीं रह सकता। यूरोप डिपेंडेंट है रूस पे, खासकर एनर्जी पे, और बाकी रूस जो है वो यूरोप में है। आधा रूस यूरोप में है, आधा, इस बात को गोर्बाचेव ने समझ लिया था कि इतना बड़ा खत्ता है कि कुछ ईस्ट में है और कुछ वेस्ट में। कई कई, कई दफे मैक्रोन ने कहा और कई लोग कह चुके हैं, लेकिन जंग है वो इसलिए कि हम अमेरिका को जिस तरह से अफगानिस्तान से जाना पड़ा, जिस तरीके से ये तमाम जंगें हारते चले आए, जिस तरह से इंटरनली ये संभाल नहीं पाए पैंडेमिक को, कोविड को, जिस तरह प्राइस राइज हो रही है, जिस तरह के कैपिटल के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया, यानी पार्लियामेंट घेर ली, यानी इस तरह की चीजें हो रही हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप दोबारा फिर आ जाएं, यानी बाइडेन के तो कैंडिडेसी का ही तस्करा भी नहीं है। इस बीच में अब देखिए जंग हो रही है। जंग में ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई हम अपने साइड अपनी ही साइड को टॉर्पीडो कर दें, लेकिन जो असेसमेंट है वो अपने अफसरान, अपने डिप्लोमेट्स, अपने एनवॉयज, अपने जनरल्स, अपने सेक्रेटरीज, अपनी एलीट तक को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। इन सबको बुलाया इमैनुअल मैक्रोन, और एक बहुत ही, यानी बहुत शानदार वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि उसने तमाम मैक्रोन्स व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग वेस्ट, ये उसका टाइटल है। उसने इन सबको समझाया कि भाई आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है। और उसने इन वर्ड्स में कहा कि अब वेस्ट की जो हेजेमनी थी वो खत्म हो रही है, आप लोग सब इसके लिए तैयार हो जाएं। इस हेजेमनी के खत्म होने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। उनके कई प्रेसिडेंट्स ने कई दफे जो गलतियां की हैं ग्लोबल लेवल पे, ये उसका नतीजा है। नंबर 2, वो ये कह रहा है कि अब एक ग्लोबल आर्किटेक्चर नया बनना पड़ेगा जिसमें कि रूस हमारे साथ होगा। यानी रूस जो कि इस वक्त दुश्मन है, वो इंटेग्रल है मैक्रोन के उस पॉलिसी। जर्मनी का भी ये हाल है। जर्मनी के प्रीवियस जो चांसलर थे श्रोडर, वो तो बाकायदा उनके गैसप्रॉम जो रूसी कंपनी है ऑयल की, उसके बोर्ड पे हैं, और वो कहते हैं कि ये भाई इनके बगैर हम कैसे चल सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जिद और बरतानिया का उनको और इस बात को आगे बढ़ाना, तो ये बरतानिया और अमेरिका का की जंग है जिसमें कि यूरोप फंसा हुआ है क्योंकि वो वेस्ट है। अब उस वेस्ट में से अपने आप को, फ्रांस को मैक्रोन ने निकाला है। इसके मानी क्या है? अभी तक हम लोग बात करते थे अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म क्या है? कि दुनिया को जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो हमको नहीं अप्लाई करते, हम अलग बनाए गए हैं अल्लाह के, और वो हैं अलग। मसलन ये कि कॉमनवेल्थ के सब ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, वो बेसबॉल खेलते हैं। सबकी क्रिकेट को सॉकर हम कहते हैं, उनका अमेरिकन फुटबॉल होता, वो यहाँ पे बिल्कुल वो मैन फ्रॉम मार्स वाले शोल्डर लगा के उसके लिए। बास्केटबॉल, ये उनके बड़े मजे की चीज है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म को समझना। कुछ क्लब्स मिलके एक बेसबॉल का गेम खेलते हैं, उनमें जो फाइनल होता है उसको वो वर्ल्ड सीरीज कहते हैं। यानी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज प्रिज्यूम्ड बीटन। बाकी दुनिया तो इरेलेवेंट है, हमने या हम हैं।
तो वो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म अभी तक चल रही थी। और खासकर जब इस सोल सुपर पावर ये बने, जबकि सोवियत यूनियन गिर गई, 1991-92 के पीरियड से, तब से अब तक ये रहते, लेकिन बीच में उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुए और 2008 का जो लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स होना था, वो गोया एक माइलस्टोन हो गया अमेरिकन यूएस इकोनॉमिक ग्लोबल डिक्लाइन का। अब ये इसको रिकवर करना चाह रहे थे। ये था कि अब इसमें अगर वो गिर रहे हैं, चलिए वो गिर जाते, अपना लेवल पा जाते, लेकिन उसके बरअक्स, उसके ऑपोजिट चीन उठता चला जा रहा है और वो तकरीबन इनकी इकोनॉमी में इनके बराबर है, इनसे आगे यकीनन निकल जाएगा। और 4 फरवरी को चीन और रूस से में हाथ मिलाकर जो एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर दिए, 40 पेज की अग्रीमेंट है वो, यानी उसकी तारीखी उससे बड़ा अग्रीमेंट हुआ नहीं है। उसमें दोनों ने ये कह दिया कि हमारी दोस्ती हैज नो लिमिट्स, यानी इसकी कोई इंतहा नहीं है, इतने गहरे हम दोस्त हैं। ये 4 फरवरी को अब खलफिशार पैदा हुआ। अब जनाब अली तो ये कि रूस जो है वो जंग कर देगा, रूस। अब वो होते होते ये हुआ कि आखिर में रशियन इन्वेजन हुआ 24 फरवरी को। और फिर उनके साथ एक चीज और है, एडवांटेज जो अमेरिका और अंग्रेज को है, यूरोप इंग्लैंड को है, जो औरों को नहीं। एक तो उनकी जुबान है अंग्रेजी, जो कि तकरीबन ग्लोबल जुबान है, लिहाजा उनका मीडिया तो इतना पावरफुल मीडिया है, तो उस मीडिया के सहारे वो तमाम पॉलिसीज बदल देते हैं, नेशनल मूड बदल देते हैं, ग्लोबल मूड बदल देते हैं। लेकिन ग्लोबल मूड कब तक? यानी आप शुरू शुरू में महीने 2 महीने तक तो आपने देखा तो वॉर इन यूक्रेन, धीरे 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 लोगों की दिलचस्पी कम कम हुई। वो बड़े बड़े जितने लीज टू सेट और क्रिस्टियान अमानपुर और वुल्फ ब्लिट्जर और निक रॉबर्टसन, ये सब अब वहां से नहीं दिखाई देते, अब सब गायब हो गए हैं। तो गोया मीडिया को आप एक हद तक इस्तेमाल कर सकते। अब हुआ ये है कि दरअसल अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान जो कि बिल्कुल वेस्टर्न कैंप में था, वो तकरीबन इस मामले में न्यूट्रल हो गया। अब उनकी टीम बढ़ती चली जा रही है, अफ्रीका उनके साथ, लैटिन अमेरिका उनके साथ, तमाम, यानी इस वक्त आप देखिए तो सेंट्रल एशिया और उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है उसमें, ये सब एक साथ। और इनकी टीम में ये ओरबान, उनके हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने भी कह दिया कि साहब ये जंग आप हार चुके हैं, ये यूरोपियन यूनियन अब वो यूरोपियन यूनियन नहीं रहेगी, यूरोपियन यूनियन अब वो वाली नहीं है। लिहाजा अब उसमें अच्छा, फिर बर्तानिया में बोरिस जॉनसन गिर गए, इटली की सरकार गिर गई, तो एक खलफिशार जो है उसमें कहीं उधर कोई रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा। अब इन्होंने बाकायदा आगे बढ़ के ये कह दिया कि अब हम खत्म हो रहे हैं, हमारी हेजेमनी खत्म हो रही है। और एक नया उसे आगे उसके साथ वो एक बात मैं और कह दूं कि जो चीन की वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको उसने सराहा है कि उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, हम अपनी पैसिफिक में फ्रांस की अलग पॉलिसी होगी, यूरोप की अलग पॉलिसी, कहता है कि यूरोप की अलग फौज होना चाहिए, ये अमेरिका से अलग अपने आप को देखता हमेशा। अगर आप इजाजत, आप पहले सवाल कर ले, आप जी कुछ जी कहना जी, चाह रहे थे। मैं ये मालूम करना चाहता हूं, उसमें मैक्रोन ने जो एक तरह से ट्रायंगल किस्म का जिक्र किया है, यूके, फ्रांस और यूएसए, इस तरफ जो एमर्जिंग पावर्स हैं उसमें रूस, चीन
और उसमें भारत का नाम भी लिया है। जी तो जी। तो ये भारत की इतनी अहमियत किस तरह से, क्या वाकईन भारत खुद भी अपने आप को उस तरह से महसूस कर रहा है? ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब से अब पहले ये ऐसा, जी, अब से पहले ये ऐसा कई बार बिल्कुल हो हुआ है। रहा है, जी, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल हो रहा है। और ये कि जो न्यूट्रलिटी है यूक्रेन वॉर में, जो सफीरों का सफीर सिफारत खाने का दोबारा खुल जाना अफगानिस्तान में, ये सब उस बात की दलील है कि अब ये देखिए, ये अभी तक हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन हो गई थी। यानी हम देखे जाते थे कि ये अमेरिकन जो कहेंगे वो हिंदुस्तानी मान लेगा। अब अमेरिका से रिश्ते खराब किए बगैर एक इंडिपेंडेंस आ गई है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की के दायरे में। इधर दायरा फैला है। अब ये कि ये दायरा फैला रहेगा, कब तक ये चलेगा देखेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक एंगल से और एक सवाल जहन में आया मेरे, क्या अमेरिका अपने दोस्तों को छोड़ करके फरार हो जाता है? उसकी अपनी जो, जिसे वो अपनी पॉलिसी कहता है कि वो हमारे इंटरेस्ट में जो कुछ होगा, नेशनल इंटरेस्ट में हम जब चाहेंगे बदलेंगे, क्या अमेरिका पर भरोसे की कमी की वजह से भारत को ऐसा सोचना पड़ रहा है, या वो चीन और रूस के ज्यादा नजदीक या ईरान के ज्यादा नजदीक होने की वजह है? वो क्या, दोनों दो में से क्या? दो वजह, इसकी हाँ, दो वजह। एक वजह ये है कि भारत, अमेरिका अगर बरसरे इख्तिदार होता, अगर अमेरिका की कुव्वत वही होती जो कि 1992 में थी जब सोवियत यूनियन गिरा था, जो कि 1999 में थी जबकि इन्हीं के फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर थे वेडरीन, शायद ह्यूबर्ट वेडरीन, उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, हाइपर पावर। वो कहता था अमेरिका इज हाइपर पावर। और ये लोग बहुत बहुत ही गोया जले हुए थे अमेरिकन राइज से, यूरोप में बहुत से लोग और फ्रांस खास करके। तो एक तो ये वजह कि उस वक्त अमेरिका बहुत ऊपर था, उसमें उसकी बहुत सी चीजें माफ कर दी जाती थी। अगर ये कि ये अनरिलायबल हैं तो अनरिलायबल होंगे, मगर इनके अलावा और तो कुछ है नहीं। तो लिहाजा इसमें लोग दबके इनके साथ रहते थे। अब ये बिल्कुल वाजे हो चुका है कि अब वो कुव्वत नहीं रही, वो पावर, वो इक़्तिदार नहीं रहा अमरीकियों में जो कि पहले था। और अब अगर वो अनरिलायबल हैं तो लिहाजा इस अनरिलायबिलिटी को खरीदने के लिए बाजार में कोई ग्राहक नहीं। आप समझ रहे हैं ना? पहले तो ये था कि वही थे, अरे भाई अच्छे हैं बुरे हैं यही हैं, इन्हीं के साथ रहना है, यही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आप वो 1998 की 99 की स्पीच है इसकी फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर की, वो पढ़िए, उसमें सारा यही है 99 में, यानी जबकि ये बिल्कुल ऊपर थे, सुपर, ये सोल सुपर पावर थे, तब यही था कि भाई हर जगह आप हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। यही अच्छा, अभी नकवी साहब, एक चूंकि कई चीजें एक साथ हो रही हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है, आपसे बहुत चीजें समझने में आसानी होती है। अमेरिका को ये सोल सुपर पावर का जो जमाना था, या उससे भी और पहले देखा जाए, ईरान की रेवोल्यूशन से पहले का जमाना, जब सऊदी अरब भी और ईरान भी अमेरिका के साथ, और इस तरफ 2003 की इराक जंग के बाद ईरान, इराक, सीरिया, अब तो लेबनान भी, उधर यमन भी, ये एक अलग इस खित्ते का ब्लॉक बनता जा रहा है जो अमेरिका के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इराक में अब भी प्रो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर है, वहां सरकार नहीं बन पा रही, बहुत ही फ्रेजाइल सी सियासी सूरत हाल है, लेकिन वो भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते, ईरान के नजरिए के बरखिलाफ नहीं जा पाते। तो इससे क्या, एक तो ये कि अमेरिका को सोल सुपर पावर बनने में एक ये खित्ता मददगार था। दूसरी बात
क्या ये खित्ता जो अब रूस की तरफ बढ़ रहा है, ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अभी 2 दिन पहले सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को में थे, उन्होंने कहा कि हमारे सबसे भरोसे के जो दोस्त हैं वो रूस और ईरान हैं। ऐसी सिचुएशन में तो ये जो ताकत का जो 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 तब्दीली है, क्या इस मिडिल ईस्ट के इलाके का भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल है। उसका असर मिडिल ईस्ट पे है, जो कि मेन प्लेयर्स के बीच में हो रहा है, और मिडिल ईस्ट का असर उन पर है। ये इंटरैक्टिव रिश्ते होते हैं, दुनिया में हर चीज डायनामिक होती है, कोई स्टैटिक रिश्ते ये नहीं होते। अब आ गई बात जेसीपीओए की, ये जो न्यूक्लियर डील की ईरानियन। अब ईरानियन न्यूक्लियर डील पे देखिए, अब से पहले ईरान अयातुल्ला खुमैनी से पहले शाह रजा शाह पहलवी वहां के हाकिम थे, और वो अमेरिका के खास आदमी थे। हम दुनिया में पर्शियन गल्फ से ज्यादा सिक्योर एरिया कोई नहीं था। अगर वो चले गए और यहाँ अयातुल्ला आ गए, तब से एक परेशानी खलबली है। उस खलबली में बहुत लंबा किस्सा, उसमें ना जाएंगे। एक तो बाइपोलैरिटी हो गई इस्लामिक वर्ल्ड में, तेहरान और सऊदी अरेबिया में, वो पीछे चले जाएंगे हम लोग अगर उसको एनालाइज करें तो। लेकिन खलबली जो है वो इसराइल के अंदर बहुत है, इसराइल के रूलिंग एलीट के अंदर। इसराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में सोल सुपर पावर, सोल न्यूक्लियर पावर है। यानी उसने अपने न्यूक्लियर असले डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन एनपीटी को साइन नहीं करता, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करता, क्योंकि उसके तब जानते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर ईरान के पास, ईरान को इस दायरे में ले लिया गया कि अब वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, तो सारी दुनिया ने ये गारंटी कर ली, तो फिर ईरान का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप फिर ये होगा कि देखिए, हमको तो आपने निहत्था कर दिया, अब यहां किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास भी हो वो अब एनपीटी साइन कर दे। वो मेरे ख्याल में यहाँ पे न्यूक्लियर फ्री जोन यहां बन जाए। एक तो खदशा ये है कि इजरायली डोमिनेंस के खत्म होने का एक खतरा ये है। दूसरा ये है कि अभी तक ये था कि भाई ईरान के अंदर, ईरान का एक भूत बनाए रखो, वेस्ट का काम, वेस्ट को इससे फायदा होता था। उसमें मैक्रोन की सरकार भी मौजूद उसमें मुलव्विस थी। क्या था कि अरे भाई वो देखिए, वो बच्चों को डराते हैं ना रात के वक्त, भाई देखो सो जाओ वरना वो भूत आके परेशान करेगा। तो वो भूत था, अरे वो आ रहा था, न्यूक्लियर, वो इतना बड़ा मुल्क है, बर्बाद कर देगा, अरे जल्दी जल्दी असलहे खरीद लो। तो कुछ असलहे सऊदी अरेबिया को दिए गए, कुछ गल्फ को दिए गए, कुछ यूएई को दिए गए। ये एक खेल चलता, दुकानें खुली हुई थी। यानी सामने की बात है कि सबसे ज्यादा गरीब मुल्क अरब में यमन, उस पे सऊदियों ने हमला कर दिया, बिल्कुल खुदा वास्ते। और उस हमले के लिए आपने कितने असलहे नहीं पहुंचाए, बरतानिया ने, अमेरिका ने बेपनाह असलहे पहुंचाए। तो ये असलहों का धंधा, ये अगर ईरान टेम हो गया और दुनिया में सबके सामने आपने कह दिया कि देखो ये शेर जंजीर में बंधा हुआ सामने बैठा हुआ है, तो फिर आप डराएंगे कैसे? फिर आप असलहे उस इलाके में कैसे बेचेंगे? भाई वहां तो अभी तेल है, और अभी यूक्रेन के बाद लेने के देने हो गए हैं। आप समझे थे कि ये खत्म हुए, इनके यहाँ आमदनी इतनी बढ़ गई है, इनकी और रूस की, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। तो ये बिल्कुल खेल जो चाहते थे वो यूक्रेन से लेके मिडिल ईस्ट तक
अपने हाथ से निकला जा रहा है। खतरा ये है कि कहीं आप कभी जंगल में अगर जाइए, अगर आप इधर जा रहे हैं और शेर उधर जा रहा है तो उधर चला जाएगा, लेकिन ऊपर रास्ते में उसका वहीं कब्ज कहीं बैठे हुए हैं, उस पास से अपनी तो वो भगोड़ लेगा। तब वैसे ही इस वक्त ये है कि ये बिखरे हुए हैं कि ये कि साहब ये क्या हो गया, सारे हर तरफ से हम गिर गए हैं। हमने सोचा था रूस को गिरा लेंगे, ये तो हमारे ऊपर आ गई सारी आंच। अब हम क्या करें, कहीं ये जंग बढ़े ना। उसके बढ़ने का एक मैं आपको बता दूं कि क्राइमिया, जिसपे कि रूस की हुकूमत है, दुनिया ने मान लिया है। 2014 में रूस ने जाके वहां कब्जा कर लिया, मान लिया गया कि साहब ये रूस का पुराना आबाई हिस्सा था। खुरुश्चेव के जमाने में कुछ इधर उधर समझौता हो गया था, गलती से रूस ने ले लिया। अब आपने इनकरेज किया यूक्रेन को कि ये क्राइमिया पे हमला करें, और हमले शुरू हो गए। रूस के फॉरेन ऑफिस में डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर अमेरिका ने इनको वर्गलाया कि आप हमला करें क्राइमिया पर, तो हम ये समझेंगे कि अमेरिका इस जंग में हमारे सामने आ गया। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, यानी कि जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली अमेरिका पे हमला करें, लेकिन जहां जहां अमेरिकी इंटरेस्ट, तो ये जंग एक बड़ा खतरा ये है कहीं फैल ना जाए। जी आगे बात जी करें। जी नकवी साहब, एक और मैं समझता हूं सोचने का तरीका हो सकता है, मुझे नहीं मालूम आप उसमें कितना एग्री करेंगे। देखिए, ईरान ने शुरू से एक बात कही कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने वाले, और उनके सुप्रीम लीडर ने कहा कि कोई भी ऐसा हथियार जिसमें आम बेगुनाह लोग मारे जाते हो वो बनाना और रखना दोनों हराम है। एक तरफ तो ये बात कही गई, दूसरी तरफ से बार बार इल्जाम लगाते रहे और पाबंदियां लगती चली गई। लेकिन इसके बीच में एक काम और हुआ, वो ये हुआ कि ईरान ने अपनी डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया कि आज उसके ड्रोन की और रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी आज यमन में हूथियों के पास भी है, हिजबुल्लाह के पास भी है, हत्ता के हमास के पास, जिसको घिरा हुआ कहा जाता है गाजा में। तो क्या ईरान के खिलाफ इतनी हाइप मुसलसल करने का खुद काउंटर एक तरह से नुकसान खुद वेस्ट को नहीं हो गया कि अब सब कुछ देना पड़ेगा ईरान को? ईरान तो जहां खड़ा था, अगर उसके स्टेटमेंट्स पर यकीन किया जाए, वो तब भी कह रहा था कि मैं हथियार नहीं बनाता, अब भी वो कह देगा बहुत आसानी से कि मुझे हथियार नहीं बनाने। अब जो ये $100 बिलियन की बात कही जा रही है कि हर साल $100 बिलियन ईरान को मिलेंगे, तो इस सारे 20 साल की मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं हो गई क्या वेस्ट की? अब ये तो देखिए प्रोपेगेंडा है, जाहिर है, हाँ। इसके बाद इसकी कोई वजाहत की जरूरत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, घबराहट है कि एग्रीमेंट अगर हो गया तो ईरान के हाथ खुल जाएंगे और ईरान फिर इस पर्शियन गल्फ एरिया को डोमिनेट करेगा। ये ये इसका उसकी उसकी शख्सियत, या इतना बड़ा मुल्क है और अपनी जगह खड़ा रहा है अटल, तो लिहाजा उसकी भी कोई कीमत होती है और उसकी रिस्पेक्ट बढ़ी है। इस वक्त एक टीम पूरी बन रही है, चीन, रूस, ईरान, किसी हद तक हम, हिंदुस्तान, तमाम और ममालिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। अरे साहब, अफ्रीका में उन्होंने कहा कि हम नया इनिशिएटिव करेंगे, वेस्ट की तरफ से आया। चीन ने कहा देखो ऐसा है, अफ्रीका में लोग बहुत गरीब हैं, चलो जिसका जितना भी डेट है वो सब हमने माफ किया। अब इससे आप कहां तक लड़ेंगे? यानी अब अफ्रीका के हर मुल्क के डेट्स उठा लिए चीन ने। अब इस तरह की जो चीजें हैं, ईरान के साथ यही है कि भाई ये इनको घबराहट है इजराइल में, खलबली सऊदी अरेबिया और यूएई में इतनी नहीं है, क्योंकि उनको तो खलबली ये है कि अगर कहीं खुदा न खास्ता जंग हो गई
तो वो जो टावर्स वो बिल्कुल खड़े हुए हैं दुबई में और अबू धाबी में, और पूरे गल्फ रीजन में नया शहर बन रहा है सऊदी अरेबिया में। ये तो बिल्कुल सिटिंग डक्स है भाई। तो इसलिए ये लोग जानते हैं, तो जंग वहां होगी नहीं, होना नहीं है अमेरिका। लेकिन एक एक जो अपनी मोनोपोली है पावर की, अपने रुतबे की उस इलाके में, उसको जाते हुए इसराइल उस एरिया में नहीं देखना चाहता, जैसे कि अमेरिका ग्लोबली नहीं देखना चाहता। अमेरिका गुरूब हो रहा है ग्लोबली, और इजराइल की पावर सरकमस्क्राइब हो रही है रीजनली। ये है दरअसल। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। ये बहुत ही अहम इलाका है मिडिल ईस्ट, और उसका कितना असर सो कॉल्ड सुपर पावर बनने और बिगड़ने में है वो भी आपने बताया। और ये भी बताया कि अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर और इजराइल इस मिडिल ईस्ट के इलाके पर कमजोर हो रहा है, और उसके रीजंस बताए। और आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी बताया कि ये एक तरह से एमर्ज हो रही है, और अब बगैर अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए एक चीन और रूस के और ईरान के साथ भी भारत आगे बढ़ रहा है। अगर अमेरिका की घटती हुई ताकत ना होती तो चीन शायद के साथ आगे बढ़ सकता है, जी और जी रहा नहीं है। जी बढ़ चीन के सकता साथ है। आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, चूंकि हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन जी। उस पर बहुत ही अहम बात यह है कि उस पर आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लेकर के कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे शायद कहीं बीजिंग नाराज हो जाए। कोई भी वजह हो सकती है, बहरहाल वो एक अलग एक इशू है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।